गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर। तो आज से अब हम लोग डेली 4:30 से 5 बजे तक आएंगे लाइव क्लासेस में, और मैथ्स के मैथ्स के क्लासेस तो रात में चल रहे हैं। मैथ्स मैराथन पे हम लोग साइंस मैराथन में देखेंगे। और साइंस मैराथन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को है साइंस मैराथन 13 चैप्टर 13 डेज। ठीक, 13 चैप्टर 13 डेज में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज का कौन सा चैप्टर है देख ले हम लोग। चलिए स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि आज का क्या चैप्टर होगा हम लोगों का। तो हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा है, जान लगा दो, प्लान योर फ्यूचर, 80 आउट ऑफ 80 आपको लाना है। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट लेक्चर। कौन सा चैप्टर का है? इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोगों का चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ। इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आ जाएगा। ये हम आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं कि आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ जाएगा आज। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी। जो भी बच्चे हम लोग के स्कूल से यदि कोई बच्चे देख रहे हैं, हाँ कौन कौन है? स्कूल के बच्चे कोई है? ठीक, चलो साउंड क्लियर आ रहा है? सभी बच्चे अपना कमेंट कर सकते हो। साउंड क्लियर है ना? तो स्टार्ट कर दिया जाए क्या? हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बेसिक से लेके फाउंडेशन पूरा क्लास बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। कोई भी बच्चा यदि हम लोग को वीडियोस को देख रहा है तो साउंड क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए साउंड क्लियर आ रहा है? चलो क्लियर है ना, बहुत अच्छा। चलो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और आज देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, चलो देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है पहले इसको जानना जरूरी है, तो इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का सिटी, इलेक्ट्रॉन्स सिटी। इलेक्ट्रॉन सिटी इसका नाम क्यों पड़ा है? एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट होता है वही है फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब क्या करता है, ढेर सारा मेनी नंबर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मेनी नंबर मतलब ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आ जाता है तो क्या होता है, ये ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ आ जाता है तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आने के कारण क्या करता है, कोलाइड करता है। और कोलाइड करने के बाद कहीं ना कहीं आपस में हीटिंग शुरू कर देता है। हीटिंग मतलब आपस में मारपीट शुरू कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन बोलता है तुम हमको मारो, हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारो, हम तुमको, एक दूसरे को सब मारना शुरू कर देते हैं, हीटिंग करना शुरू कर देते हैं। और इसी हीटिंग करने के कारण क्या होता है, समझ गए? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, सबसे पहले
कोलाइड के बाद हीटिंग, और जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में हीटिंग करता है तो हीटिंग करने के कारण क्या होता है, उसमें थर्मल एनर्जी, क्या बोले, थर्मल एनर्जी गेन हो जाता है। थर्मल एनर्जी क्या होता है कि गेन कर लेता है, गेन मतलब गर्म हो जाता है, थर्मल एनर्जी गेन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स हीटेड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स हीटेड। अब हीटेड होने के कारण क्या होता है कि ये स्पार्क करता है, और इसी स्पार्क के कारण क्या होता है, ये चार्ज हो गया, चार्ज, समझिए, इसी स्पार्क के कारण क्या होता है, ये चार्ज हो गया है, समझ गए, इसी इलेक्ट्रॉन्स के स्पार्क होने के कारण चार्ज हो गया है, और हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। तो चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। अब चार्ज प्रोड्यूस हो गया, एंड व्हेन द चार्ज flows across the 2 point, जब दो चार्जेस या दो से ज्यादा चार्जेस, जैसे एक चार्ज है, ये यहाँ गया, आपस में हीट और टकराने के बाद क्या होता है, इधर उधर जाता है, इधर उधर जाने के बाद क्या होता है, आपस में चार्जेस इधर उधर मूव करने लगता है। और व्हेन द चार्जेस फ्लोज अक्रॉस द 2 points फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जाएगा, तो इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, जिसको हम लोग कहते हैं कि चार्ज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोसेस है ना, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट along a fixed path for a continuous time is called as electricity produced। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस स्टार्ट कहां से हुआ था, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन से, और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं शहरों, इलेक्ट्रॉन्स का शहर, समझ गए, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शहर। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट होता है, और ढेर सारा आउटर मोस्ट सेल वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, कोलाइड करता है, आपस में टकराता है, हिट करता है, और हिट करने के बाद क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड, हिटिंग क्या होता है, थर्मल एनर्जी गेन कर लेता है, जिसके कारण उसका फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है बिकम्स हीटेड हो जाता है, स्पार्क करता है, और चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है। और यही चार्ज जब प्रोड्यूस होने के बाद 2 पॉइंट के बीच में फ्लो करता है कुछ समय के लिए, ठीक है, चार्ज जब फ्लो करता है 2 पॉइंट्स के बीच में, मतलब ढेर सारा चार्जेस 2 पॉइंट के बीच में फ्लो करता है कुछ समय के लिए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। और यही इलेक्ट्रिक करंट जो है I से डिनोट होता है, I इक्वल टू Q बाई टी, और फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलोंग ए फिक्स्ड पाथ फॉर ए कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस लगातार फ्लो करते जा रहा, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक, तो ये हम लोग समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, पता है ना सभी बच्चों को, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से, और I इज इक्वल टू Q बाई टी। इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कितना चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज कितने समय में फ्लो किया, चार्ज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो कितना चार्ज कितने समय में फ्लो किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं। क्लियर है, समझ गए सभी बच्चे कि जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा कुछ समय में,
उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब बात ये होता है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, COULOMB, कूलम। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। और टाइम का होता है सेकंड। टाइम का क्या होता है, यूनिट सेकंड। तो हम लोग इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर का मतलब ये होता है। ठीक, 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बोले 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट flowing across the 2 points when a charge of 1 coulomb flowing for a time of 1 second. ठीक है, 1 ampere is defined as the amount of the electric current when a charge of 1 coulomb flowing across the 2 points in a time of 1 second. ठीक, अब बात ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं कॉल्ड एज एमीमीटर। और याद रखेंगे, सभी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं तो ये याद रखेंगे कि एमीमीटर को हम लोग सीरीज रेसिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं। एमीमीटर को हम लोग सीरीज रेसिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं, समझ गए, एमीमीटर को सीरीज रेसिस्टेंस में कनेक्ट करते हैं। बात ये हो गया। अब बात ये होता है कि यहाँ पर चार्ज है जिसको डिनोट करते हैं Q से, तो चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है वो जानना बहुत जरूरी है। चार्जेस का प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखेंगे तो क्या करेंगे कि लाइक चार्जेस क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या होगा, लाइक चार्जेस रिपेल्स, ठीक है, रिपेल्स। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बॉय को बैठा देंगे ना तो दूर भाग जाएंगे, बॉय बैठेंगे तो दूर भाग जाएंगे। जो एक जैसा चार्जेस है वो कभी भी आपस में सटता नहीं है। गर्ल बैठेंगे तो भी दूर भागेंगे, लेकिन बॉय गर्ल बैठा दो या तो गर्ल और बॉय बैठा दो तो ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, दूर जाना, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट सभी बच्चे लिख चुके हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, रिवीजन करते चलिए। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट होता है कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब क्या बताना चाह रहा है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब बताना ये चाह रहा है कि चार्जेस को मेजर कर सकते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब ये बताना चाह रहा है कि चार्जेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाकर, Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगाकर हम किसी भी बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना है वो निकाल सकते हैं। Q फॉर टोटल चार्ज, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N फॉर नंबर ऑफ क्या बोले, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और E फॉर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू, ठीक, Q इज इक्वल टू क्या है, टोटल चार्ज। Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज है, इसमें लिख सकते हैं कि चार्जेस आर क्या होता है, मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्जेस जो होगा वो किसका बना होता है, तो चार्जेस जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है। ठीक है, चार्जेस जो है
वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है। हो गया है। और दूसरा एक चीज लिख सकते हैं कि चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस जो है वो कंजर्व रहता है, मतलब टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल। क्या है? टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स होता है जो चार्जेस से रिलेटेड आता है और बहुत इजी है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो मान लो आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट द, आपको दे देता है कि कैलकुलेट द चार्ज, आपको दे दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 80 कॉलम चार्ज। 80 कॉलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है आपसे पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा। तो ये आप नोट कर लेंगे कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता है किसी को? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 10⁻⁻19 कूलम। अब आपसे कहा है कि 80 कॉलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला होता है जिसमें Q का मतलब होता है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज 80 कॉलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 80 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, कूलम यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे 0। तो 800 डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस ऊपर गया तो हो गया 10⁻+19 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कैंसिल कर दो तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से करके हम लोग निकाल लिए हैं कि 80 कॉलम्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन इसमें एक और इजी वाला ऐसे भी पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन में एक यहाँ नोट करेंगे कि what is the number of electrons, what is the number of electrons, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान देना। what is the number of electrons in 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन में व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। गलत पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि तुम गलत पढ़ रहे हो कि हम पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक, Q इज इक्वल टू NE। Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू मतलब 1 कूलम, N इंटू E फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, E फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू N। ये पॉइंट हटाएंगे 0। ठीक, अब आप एक काम करोगे, 10/16 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, 8 हो गया। 5/8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625, 0.625। तो लिखेंगे 0.625 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर गया +19, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आया N। मतलब ये कहा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कॉलम चार्ज। तो 1 कॉलम चार्ज में आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हो गया, बिल्कुल सही। सुबोध जो भी है आप सही बताएं। 1.6, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कॉलम चार्ज आया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, नोट कर लिए हैं आप। चलिए, अच्छी बात है। अब आगे पढ़ा जाए थोड़ा सा आगे। अच्छा, इसमें और एक हैशटैग बना के ये लिख लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी डेसिमल और फ्रैक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होगा होल नंबर में। जब भी आएगा इंटीग्रल क्या होगा? जब भी होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब होल नंबर में आएगा, होल नंबर। ठीक है, जब भी आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल नंबर में आएगा। ठीक है, सही है, समझ गए?
हो गया। अच्छा, जो भी बच्चे हम लोग के वीडियोस को देख रहे हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो भी वीडियोस को आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट पे भी समझाया हुआ है लाइव चैप्टर कार्बन, स्पेशली कार्बन कंपाउंड चैप्टर। आप हमारे चैनल पे जाकर यदि कार्बन कंपाउंड चैप्टर को पूरी तरह से देख लो, केमिकल रिएक्शन देख लो, लाइट देख लो, और सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी हम पढ़ाए हुए हैं उसको, ठीक है। और बाकी जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं साइंस के, आपको 15-16 फरवरी तक आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए, इतना हो गया, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग आगे प्रॉपर्टीज में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट अभी बताया गया था। इलेक्ट्रिक करंट सिंपल चीज है, I = Q/T। इसका मतलब 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर करंट का मतलब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इन अ टाइम ऑफ 1 सेकंड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम में हुआ। ठीक, तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द 1 कॉलम चार्ज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इन अ टाइम ऑफ 1 सेकंड। हो गया। अच्छा, ये याद रखेंगे कि 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 1/1000 एम्पियर। ठीक है, मतलब 10⁻³ एम्पियर। हो गया। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होगा 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होगा 10⁻⁶ एम्पियर। यू मस्ट नोट इट। 1 मिली एम्पियर में मतलब 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुबोध, आप कहां से हैं? सुबोध धनकर, कहां से हैं आप कहां से हैं बेटा? चलिए आगे पढ़ा जाए। अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through a current of through an electric current of 10 ampere for a time of 5 नहीं, मान लीजिए इसको आप for a time of 8 सेकंड ले लो, 8 सेकंड। चलो बताओ, अब ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। वेरी इजी क्वेश्चन, नागपुर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप नागपुर से हम लोग के चैनल पे जुड़े हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल। और हम सभी बच्चों को फिर से कहेंगे, जो भी बच्चे हम लोग के चैनल्स पे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि चैनल्स के प्लेलिस्ट में एक बार मेरे कहने पे जरूर से जाना, और चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना, और जो भी चैप्टर्स हम पढ़ाए हैं ना साइंस का, उसपे मैथ का, आप उसको एक बार देखो जरूर, मेरे कहने पे देखो। और उसपे सारे चैप्टर्स, अभी 4-5 चैप्टर अपलोड हुए हैं, आपको 15 फरवरी तक सारे चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है। तो ये हो गया। अब आपसे कहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, तो I = Q/T होता है। I = Q/T। I दिया हुआ है हमारा 10 एम्पियर, मतलब I करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। Q इज नॉट गिवन एंड टाइम इज गिवन एज 8 सेकंड। इनटू कर देंगे 80 कूलम। 80 कूलम हो गया चार्ज जो आया वो हो गया 80 कूलम हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे कहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? क्वांटाइजेशन और चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो। तो Q = Ne, Q का वैल्यू 80 कूलम हो गया। हाँ, वेरी गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया हुआ है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19 कूलम। तो 80 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी सॉल्व किए थे ना हम लोग, ऐसा ये हो गया, ये कैंसिल 50, तो 50 ये माइनस ऊपर गया, 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स, एंड द आंसर इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 नहीं बेटा, 2 कहां से आ गया? 2 कहां से आया? प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस -19 ऊपर गया, प्लस हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिए। 50 इंटू 10⁻
50 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आएगा आंसर। ठीक है, चलो फिर से समझ लो। 80 कॉलम आपका आ गया था, 80 कॉलम आपका आ गया था। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता था Q इंटू इक्वल टू NE। Q का वैल्यू 80 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻19 होता है। ये 80 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, ये पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, 16 5 जा 80 और ये 0, तो 50 और ये माइनस ऊपर गया तो 10⁻+19 इज इक्वल टू n आया। समझ गए आप? क्लियर है? ये वैल्यू आके यहां डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ठीक है। हाँ, 800 कैसे आया? देखो ये पॉइंट 8, ध्यान दो, यहां पर ये पॉइंट था ना 1.6, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 80 के बाद क्या होगा? एक 0 लगेगा। ये पॉइंट 1.6 है ना, 1.6 पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लगा ना, तो 16 5 जा 80 और ये 0 5 50 हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब आगे हम लोग एक चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए आप लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये जानना है इसमें। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आप सबसे पहले समझ लो। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? बिजली। और बिजली किसके बस में होती है? कंडक्टर, क्योंकि बस में कंडक्टर होता है टिकट काटने के लिए। समझ गया? बिजली मतलब इलेक्ट्रिक किसके बस में है? कंडक्टर के बस में है। मतलब बिजली जो है, इलेक्ट्रिक जो है वो वहीं फ्लो करेगा जहां कंडक्टर हो। और इंसुलेटर में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करता है, क्योंकि बिजली किसके बस में है? कंडक्टर के बस में। चलिए, इतना क्लियर। अब बात होता है कि इलेक्ट्रिक क्या है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक, अब बात होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब ताकत, पावर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि द होल्डिंग कैपेसिटी, द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द टर्मिनल द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द टर्मिनल टू होल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने का कैपेसिटी। मान लो जैसे हमारा ये हाथ है, इस हाथ में हम इस हाथ से 50 किलो वजन उठा सकते हैं। ठीक, इस हाथ से सिर्फ हम 20 ही किलो वजन उठा पाएंगे। इसका मतलब हमारे इस हाथ का होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है और इस हाथ का होल्डिंग कैपेसिटी कम है। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे बैटरी में अलग अलग ये होता है। ठीक है, ये टर्मिनल्स होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल्स। दिस वी कॉल्ड एज द टर्मिनल्स। अब टर्मिनल है तो ये क्या है? ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। और इसी टर्मिनल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नहीं, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ कहते हैं इसको? हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट तो जो उसमें एसिड भरा होता है वो होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स, रॉड्स। जो रॉड्स है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और जो उसमें एसिड भरा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, इतना क्लियर। अब बात ये होता है कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड्स है, पॉजिटिव नेगेटिव रॉड्स का होल्डिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो कौन से टर्मिनल का होल्डिंग कैपेसिटी कितना है वही चीज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अब क्या होगा? द डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, difference of two electric potentials is called as electric potential difference. Is called as electric potential difference. Is called as electric potential difference, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। अच्छा, इसको और अच्छे से आपको समझना है तो ऐसे आप समझो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस हाथ से इस हाथ को हम ऐसे मार रहे हैं, इस हाथ से इस हाथ को हम मारे, इस हाथ से इधर मारे, इस हाथ से इसको मारे, तो इस हाथ से मान लेते हैं कि 50 वोल्ट का काम हुआ होगा। इस हैंड से 50 वोल्ट का काम हुआ और इस हैंड से 20 वोल्ट का काम हुआ हमारा। ठीक है, 50 वोल्ट 20 वोल्ट, डिफरेंस कितने का होगा? डिफरेंस मतलब ये हैंड ज्यादा काम किया तो कितना ज्यादा काम किया? 50 नहीं, ये 50 वोल्ट से मारा, ये इसको 20 वोल्ट से मारा, तो ये हैंड हमारा ज्यादा काम किया कितने से? 30 वोल्ट से। और जितने ज्यादा मतलब वोल्ट से काम कर रहा है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हम लोग V इज इक्वल टू W बाय Q, V इज इक्वल टू W बाय Q। इससे क्या पता चला, V इज इक्वल टू W बाय Q से क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर। कितना वर्क डन किया और कितना चार्ज ट्रांसफर किया उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जैसे मतलब क्या है कि इस हैंड से मान लो हम अपना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं और इस हैंड से भी हम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसे, तो ये हैंड हमारा ज्यादा ट्रांसफर चार्ज किया, ये हैंड हमारा कम चार्ज ट्रांसफर किया। मतलब जो हैंड ज्यादा ट्रांसफर कर रहा है, कितना ज्यादा ट्रांसफर कर रहा है, वही उसका डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। इसका मतलब डेफिनेशन क्या लिखा जा सकता है, वी कैन राइट द डेफिनेशन एज कैसे लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड when a work done of 1 joule is made when a charge of 1 coulomb is transferred across the 2 points। फिर से सुन लो, 1 volt electric potential difference is produced when 1 joule of work is done by transferring the charge of 1 coulomb across the 2 points। ठीक है, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि जब कभी भी 1 जूल ऑफ क्या होगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा, कब होगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा जब 1 कॉलम ऑफ चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रांसफर करेंगे, और उसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट। मतलब समझिए, जैसे बैटरी है, बैटरी में वोल्टेज होता है, तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1 वोल्ट मतलब ये होगा कि जब कभी भी बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच में 1 जूल का वर्क डन होगा, जब दोनों पॉइंट के बीच में 1 कॉलम का चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक, तो इसको हो गया। अब इसके बाद देखो, जल्दी से नोट करेंगे, इसको हो गया, सभी बच्चों का हो गया है। चलिए आगे एक थोड़ा सा चीज अब एक नोट देख लेंगे, जल्दी से नोट करिए। चलिए इसमें देखते हैं, अब ये मान लो दिया हुआ है कि कैलकुलेट द चार्ज ट्रांसफर्ड व्हेन 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेड to do the work of 20 जूल। चलिए बताइए कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, और इसमें और ये भी लिख लो, कैलकुलेट द, चलो बस इतना ही, बस इतना ही, चलो इतने को सॉल्व करो। तो क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, V इज इक्वल टू W बाय Q फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 5 वोल्ट। ठीक, वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन जूल में दिया है 20 जूल दिया है, डिवाइडेड बाय चार्ज ट्रांसफर Q, तो Q इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, ये इधर आएगा, ये इधर आया, इसको सॉल्व कर दो 4, तो Q इज इक्वल टू क्या आया, 4 कॉलम चार्ज। अच्छा, इसमें यदि मान लो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा देना, Q इज इक्वल टू Ne, Q का वैल्यू 4 कॉलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दोनों को डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा इनका वैल्यू। ठीक है, इनका वैल्यू निकल जाओगे। चलो ओके, हो गया। चलिए वेरी गुड, आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये भी दिया रहता है इस तरह से, देखो चेक कर लो, हाउ मच इज द वर्क डन, हाउ मच इज द, जैसे क्वेश्चन दिया, हाउ मच इज द वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मेड टू transferred across the
118 वोल्ट टू 130 वोल्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक टर्मिनल का 118 वोल्ट है और दूसरा टर्मिनल का दिया 130 वोल्ट है। ठीक है, इसके बीच में आपको 2 कॉलम का चार्ज ट्रांसफर किया है और वर्क डन पूछा है कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन V इक्वल टू W बाई क्यू लगाएंगे। V इक्वल टू W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू लगाएंगे। तो W बाई क्यू का मतलब W नहीं दिया हुआ है, Q हमारा दिया हुआ है 2 कॉलम। और V कितना होगा? अब V क्या होता है? V क्या होता है? V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, दोनों का डिफरेंस 130 V माइनस 118 वोल्ट, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 12 वोल्ट। ठीक, तो 12 वोल्ट हो गया ये। ठीक, अब क्या करेंगे? 12 टू जा 24 जूल, ये हो गया 24 जूल्स हो गया, 24 जूल्स। ठीक है, वर्क डन 24 जूल्स हो गया। हो गया है। आगे बताएं हम, चलिए आगे बढ़ लिया जाए। तो अब आगे थोड़ा सा एक चीज समझ लेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा चीज देखेंगे। चलिए थोड़ा सा समझ लिया जाए। और तो हम लोग समझ लेते हैं एक चीज की, चार्ज। अच्छा, चार्ज जो है, चार्ज का प्रेजेंस, किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं है, किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं है, इसको मेजर करने प्रेजेंस इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोस्कोप। किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं है उसको किससे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी के क्वांटिटी को, चार्ज के क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर से क्वांटिटी ऑफ चार्ज को मेजर करते हैं। ठीक, पहला हैशटैग। दूसरा हैशटैग में याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग मेजर करते हैं उसको कहते हैं एमीमीटर, कॉल्ड एज एमीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एमीमीटर से। और एमीमीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में? कनेक्टेड इन सीरीज रेसिस्टेंस। ये अभी आपको आगे हम बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सीरीज रेसिस्टेंस में कनेक्ट होता है। ठीक है, तीसरा हैशटैग में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय, जिस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? इज कनेक्टेड इन पैरेलल रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर पैरेलल रेसिस्टेंस में कनेक्टेड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए और आगे देखिए। हो गया वोल्ट मीटर, एमीमीटर और इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे कैसे मेजर करते हैं, क्या कैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ये समझ में आ गया है। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग एक चीज देखते हैं, रेसिस्टेंस। अब बात ये होता है कि रेसिस्टेंस क्या है। तो रेसिस्टेंस ऐसा चीज होता है जो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस से पहले आप ये समझ लो, रेसिस्टर्स क्या होता है? तो आर द डिवाइसेस which opposes the flow of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, which opposes the flow of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता हो।
मतलब बोलता है कि बेटा तुम मत जाओ, हम रुक जाओ, हम तुमको पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ब्रेकर होता है ना रोड पे क्या करता है ब्रेकर, किसी कार की या किसी चीज के स्पीड को धीमा कर देता है। उसी तरह से रेसिस्टर्स ऐसा डिवाइसेस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोक देता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिस्टर, प्रॉपर्टी ऑफ द resistors, property of the resistors to oppose, property of the resistors to oppose the electric current is called as resistance, ठीक है, is called as रेसिस्टेंस, सॉरी हाँ रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टर्स का जिससे किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को रोक देता हो, फ्लो करने से रोकता है। जो डिवाइसेस होता है, जो सब्सटेंसेस, जो डिवाइसेस होता है उसको कहेंगे रेसिस्टर्स, और जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना रुक जाता है उसको कहते हैं, धीमा हो जाता है, उसको कहते हैं रेसिस्टेंस, ठीक। अब रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस का तो यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है पता है? ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का जो यूनिट है इज क्या होता है? ओम, OHM, सिंबल ये होता है ओम, ठीक, ओम होता है, ओम। अब रेसिस्टेंस का देखेंगे ना तो कई तरीके का रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस होता है एक सीरीज रेसिस्टेंस, एक होता है पैरेलल रेसिस्टेंस, और एक होता है कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस। सीरीज रेसिस्टेंस, पैरेलल रेसिस्टेंस और कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस। सीरीज रेसिस्टेंस हो गया, पैरेलल रेसिस्टेंस हो गया, और फिर एक हो गया कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस भी होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इसको नोट कर लेंगे और आगे देखिए। हो गया? सभी बच्चे बना लिए हैं, नोट कर लिए हैं? चलिए, वेरी गुड। सीरीज रेसिस्टेंस, पैरेलल रेसिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस। तो आगे देखा जाए, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? चलो इसके बाद आ गया। अब बात ये होता है कि सीरीज रेसिस्टेंस और पैरेलल रेसिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि समझना पड़ेगा कि सीरीज रेसिस्टेंस क्या है और पैरेलल रेसिस्टेंस क्या, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज रेसिस्टेंस में क्या होता है? सबसे पहले हैशटैग में क्या लिखेंगे कि करंट इसमें सेम होता है, करंट इज सेम। दूसरा हैशटैग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इस क्या होता है इसमें? डिफरेंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिफरेंट होता है। इसमें क्या है हैशटैग? इसमें करंट जो होगा, करंट इज डिफरेंट, इसमें करंट डिफरेंट होता है, करंट इज डिफरेंट, ठीक। हैशटैग इसमें क्या होगा? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि इसमें जो होगा टोटल रेसिस्टेंस जिसको हम लोग टोटल रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज मोर। इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है मोर होता है, ठीक? इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मोर होता है, ठीक। इसमें यदि देखेंगे तो इसमें क्या होगा? टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा इसमें क्या होगा? इज लेस। इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम होता है, समझ गए? इसमें रेसिस्टेंस कम होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसमें सीरीज रेसिस्टेंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। मोर लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोर लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोर लॉस होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है? प्रिफर्ड फॉर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को जोड़ने के लिए ये प्रिफर्ड किया जाता है, ठीक है, समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। डायरेक्ट करंट को कनेक्ट करने के लिए सीरीज रेसिस्टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। हो गया? वेरी गुड। यू हैव गॉट 80 आउट ऑफ 80 इन प्री बोर्ड एग्जाम्स। बहुत अच्छी है। आप बोर्ड एग्जाम्स में भी लगी रही है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके 100 आएंगे, ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मोर दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, लेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत कम लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, ठीक है, लेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये प्रिफर्ड किया जाता है, प्रिफर्ड फॉर एसी मतलब अल्टरनेट करंट के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ये अल्टरनेट करंट के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो हो गया है, और उसके आगे देखिए, इसको नोट करेंगे, नोट करना है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे देखेंगे। तो डायरेक्ट करंट जो है प्रेफर किया जाता है सीरीज में, पैरेलल रेजिस्टेंस में अल्टरनेट करंट को प्रेफर किया जाता है, ये था डिफरेंस। अब हम लोग देखने वाले हैं सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला का डेराइव देखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो सीरीज रेजिस्टेंस को सबसे पहले देख लेते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट डेराइव, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, फॉर्मूला चाहो तो इसमें लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख लो, इसमें फॉर्मूला में भी एक डिफरेंस लिख सकते हो, फॉर्मूला में इस तरह से कि टोटल रेजिस्टेंस इसका जो होता है इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं, 1/Rp इज इक्वल टू लिखेंगे 1/R1 1/R2 1/R3 इज इक्वल टू डैश डैश डैश, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश डैश, ये होता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं डिफरेंस सीरीज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस का। उसके आगे हम लोग देख सकते हैं इसका डेराइव, ठीक। डेराइव हम लोग देखेंगे अब कि कैसे होता है, ठीक, डेराइव। तो डेराइव के लिए क्या करो कि आप तीन रेजिस्टर को ऐसे कैसे करके सीरीज में कनेक्ट कर दो। मान लो R1 R2 R3, ठीक। ये आपको कनेक्टेड हो गया बैटरी से, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस का, छोटा टर्मिनल माइनस का, सभी बच्चों को पता है। ये बड़ा टर्मिनल प्लस का, छोटा टर्मिनल माइनस का होता है, ये सभी बच्चों को पता है। चलिए, हो गया। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा, यहाँ वोल्टेज V2 होगा, यहाँ वोल्टेज V3 होगा। क्यों? बिकॉज द वोल्टेज इज डिफरेंट इन पैरेलल रेजिस्टेंस, आई हैव टॉट अर्लियर। सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होता है। सीरीज रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। चलिए, डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर करंट सेम होता है, देखो लिखे हो, करंट इज सेम, तो करंट सेम है, तो यहाँ पर करंट को लाल से जला दो, लाल 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 हो गया। चलो, ठीक। अब एक चीज देख रहे हो कि क्या चीज करते हैं हम लोग, दुकान पे भी जाते हैं ना, तो जो चीज डिफरेंट रहता है उसी को कैलकुलेट करते हैं। जो चीज डिफरेंट रहता है उसी को कैलकुलेट करेंगे, उसी को बोलते हैं ना, घर पे मम्मी लोग बोलती है और कुछ नया दिखाइए, नया साड़ी दिखाइए, नया कपड़ा दिखाइए। और हम लोग भी कपड़ा खरीदते समय बोलते हैं कुछ नया वैरायटी डिफरेंट दिखाइए, डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या है, इसमें वोल्टेज है, ये टोटल भी है, ठीक है, टोटल वोल्टेज, ये है टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। क्या है ये, टोटल वोल्टेज, ठीक, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, ठीक, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, ये टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट है, ठीक है। तो टोटल जो निकालेंगे ना, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, वो कितना था, V है ना, ठीक, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V, यही ना होगा। टोटल वोल्टेज निकालने के लिए V1 V2 V3 को ऐड करना होगा, ठीक, बिल्कुल करना होगा। अब आप लोग ये पढ़े होंगे ओम्स लॉ से ये होता था, ओम्स लॉ बताए थे कि V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। चलो, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो V की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। उसी तरह से मान लो हम लोग वोल्टेज अक्रॉस R1 निकालेंगे तो क्या होगा, I इंटू R1, करंट तो सेम है ना सब में। फिर क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2, फिर क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3। इसमें वोल्टेज कितना होगा, मतलब V1 का जो वैल्यू होगा वो होगा I इंटू R1, V2 का वैल्यू होगा, V2 का वैल्यू क्या होगा, V2 का वैल्यू होगा I इंटू R2, V3 का वैल्यू क्या होगा, I इंटू R3। तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। वैल्यू पुट अप कर दिए। अब वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर देंगे, बस आ जाएगा।
I इंटू आर, आई कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, आई ये कैंसल्ड, तो ये आ गया RS मतलब सीरीज रेसिस्टेंस का 3 रेसिस्टर्स का वैल्यू आया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से आप सारे रेसिस्टर्स का मतलब 2 रेसिस्टर का, 5 रेसिस्टर्स का, 3 रेसिस्टर जैसे कहेगा आप कनेक्ट करना। 3 रेसिस्टर्स हम कनेक्ट किए थे, ठीक है, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो आप जो भी बच्चे हम लोग के वीडियोस को देख रहे होगे, जो भी बच्चा देख रहा है अभी, आप सिर्फ ये कमेंट करके हमको एक चीज बता दो कि साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं, साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं। सिर्फ आपको कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो सिर्फ एक बच्चा खाली कमेंट करके बता देगा कि साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं, ताकि बाकी जो वीडियोस अपलोड होने के बाद भी साउंड क्लियरिटी रहे। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये हो गया है पैरेलल सीरीज का डिराइव। अब हम लोग पैरेलल रेसिस्टेंस का डिराइव को देखते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप, जल्दी से। हो गया, सभी बच्चे नोट कर लिए हैं? हो गया है। अब हम लोग पैरेलल रेसिस्टेंस, चलिए साउंड क्लियर है। अब हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल रेसिस्टेंस डिराइव। तो पैरेलल रेसिस्टेंस हम लोग डिराइव देखने वाले हैं। पैरेलल रेसिस्टेंस डिराइव देखेंगे, डिराइव फॉर 3 इक्विवेलेंट रेसिस्टर। ठीक है, फॉर 3 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होगा। तो आप 3 रेसिस्टर्स को पहले कनेक्ट कर दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इसको सर्किट में कनेक्ट कर दो, प्लस और ये माइनस, प्लस वाला बड़ा टर्मिनल, माइनस वाला छोटा टर्मिनल, प्लस बड़ा टर्मिनल, छोटा माइनस टर्मिनल। ठीक, अब यहां पर ये होगा V1, नहीं पैरेलल में आपको पता है ना वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में सभी बच्चों को पता है कि वोल्टेज सेम होता है। V1 पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, सेम मतलब V पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3। करंट भी क्या होगा, करंट भी तीनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा। करंट यहाँ हो जाएगा I1, यहाँ करंट हो जाएगा I2 और यहाँ करंट हो जाएगा I3। ठीक, अब ये बताओ कि टोटल यहाँ पर वोल्टेज तो भी ही रहेगा ना, वोल्टेज तो भी रहेगा, तीनों में सेम होगा। टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द जो सर्किट होगा वो कितना होगा, टोटल करंट इन द सर्किट क्या होगा, I होगा। क्या होगा, I। चलो, जो चीज डिफरेंट होता है उसी को निकालेंगे। तो पैरेलल रेसिस्टेंस में क्या चीज डिफरेंट होता है, करंट। क्या होता है, करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट इन पैरेलल रेसिस्टेंस, पैरेलल रेसिस्टेंस में करंट जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, करंट इज डिफरेंट इन पैरेलल रेसिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से होता है, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू I इंटू R, V बाय R इज इक्वल टू I होगा, I इज इक्वल टू V बाय R। तो I का वैल्यू V बाय R, I1 का वैल्यू मतलब होगा V बाय R1, I2 का वैल्यू होगा, I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 का वैल्यू होगा V बाय I2 का वैल्यू होगा V बाय R2, इसका वैल्यू होगा V बाय R3। ठीक, V बाय R, V कॉमन ले लेंगे, 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3 हो गया। V कैंसल्ड, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3। ये हो गया डिराइव्ड हो गया, ये पैरेलल रेसिस्टेंस का डिराइव्ड हो गया, पैरेलल रेसिस्टेंस का डिराइव्ड हो गया है। सभी बच्चे समझ गए, पैरेलल रेसिस्टेंस का डिराइव्ड हो गया है। ठीक है, चलो, पैरेलल रेसिस्टेंस का डिराइव्ड हो गया है, पैरेलल रेसिस्टेंस का डिराइव हो गया। ये आप इसको नोट कर लो और उसके आगे देखो। हो गया है सभी बच्चों का। चलिए, पैरेलल रेसिस्टेंस का डिराइव हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बना लिया जाए। चलिए, न्यूमेरिकल्स में आ गया कि आप ये बताओ कि कैलकुलेट द
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को आप कैलकुलेट करके बताओ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को। इसका ये दिया हुआ है, ये दिया है 3 ओम्स, ये दिया है 6 ओम्स, और यहां पर दिया हुआ है फिर आपको 6 ओम्स, ठीक है। यह आपको ये दिया हुआ है 9 ओम्स, ये आपको मान लो दिया है 9 ओम्स। चलो इसके बीच में आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो, पहला। दूसरा दिया हुआ है आपको एक वैल्यू, मान लो ऐसे ऐसे करके दिया है 2 ओम्स, 2 ओम्स, फिर यहां पर दिया है 2 ओम्स, 2 ओम्स, ठीक। इसके वैल्यू को आप बताओ, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया है इस तरह से, आप क्या कर रहे हो कि 4 रेसिस्टर्स ले लियो ऐसे करके, ठीक। ये फिर 4 आप ऐसे करके ले लिए 4, ठीक। फिर ऐसे करके ले लिए 4 लिए, फिर आप ऐसे ऐसे करके ले लिए 4, ठीक। और सारे रेसिस्टर्स का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है 4 ओम्स, 4 ओम्स, 4 ओम्स, ठीक है। सबका 4 ओम्स दिया हुआ है। आप ये बताओ सारे रेसिस्टर्स का वैल्यू 4 ओम्स कहाँ है। चलिए 4 ओम्स सारे रेसिस्टर्स का वैल्यू कहाँ है, आप हमको ये बताओ कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा इस कंडीशन में। चलो तीनों क्वेश्चंस को आप जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कोई भी बच्चा यदि इस क्वेश्चन को देख रहा होगा तो जल्दी से बताएगा। कोई भी बच्चा यदि इस क्वेश्चन को देख रहा होगा तो जल्दी से बताइए, आप जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कोई भी बच्चा यदि इस वीडियोस को देख रहे हैं आप तो जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर का क्या होगा, फर्स्ट नंबर का क्या दिया हुआ है इसमें। अच्छा, 2 रेसिस्टर्स यदि पैरेलल में दिया रहता है तो क्या फॉर्मूला होता है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। पैरेलल के लिए 2 रेसिस्टर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए। चलिए इसको नोट करेंगे। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहला वाला ये कितना हो जाएगा, 3 + 6 9 हो गया, और नीचे कितना दिया है 9 ओम्स फर्स्ट, ठीक। ये 3 6 हो गया, 3 + 6 हो गया 9, पैरेलल सीरीज में हो गया, ये है सीरीज में। और उसके बाद इन दोनों के साथ ये क्या आ गया पैरेलल में। तो पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। पैरेलल में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अभी बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। तो 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9, तो Rp इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 18, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 ओम्स। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 4.5 ओम्स। ये आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट का आंसर जल्दी से बताएंगे। कोई भी बच्चा जो वीडियोस को देख रहा है जल्दी से आप सेकंड पार्ट का आंसर बताइए, जल्दी से सेकंड पार्ट का आंसर बताइए, जल्दी से। तो जल्दी से सेकंड पार्ट का आंसर बताएंगे। चलिए सेकंड पार्ट का हम बताते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, कोई भी बताना चाहेगा। सेकंड पार्ट में क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का मतलब 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कट गया, क्या आया 1 ओम्स, ठीक। ये आ गया 1 ओम्स, ये आ गया 1 ओम्स, और ये भी आएगा 1 ओम्स, ठीक। 1 तो ये 1 ओम्स आ गया, और ये हो गया 1 ओम्स। तो कितना हो गया, 1 + 1 हो गया 2 ओम्स, ठीक। 2 ओम्स आ गया, तो इसका आंसर आ गया है 2 ओम्स, ठीक। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि 4 रेसिस्टर्स जो है पैरेलल में है, और इस तरह का 4 कॉम्बिनेशन को सीरीज में जोड़ दिया है। तो अब आप क्या करोगे थर्ड पार्ट में कि सबसे पहले तुम 1/Rp, मतलब ये चारों का वैल्यू क्या होगा वो निकालो। तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। तो 1/Rp इज इक्वल टू हो गया 4, 1 + 1 + 1 + 1, 1/Rp इज इक्वल टू हो गया 4/4, कट्टम हो गया 1/1, ठीक। तो Rp का वैल्यू क्या आया, Rp का वैल्यू क्या आया, Rp का वैल्यू आया, Rp इज इक्वल टू 1 ओम्स, ठीक। 1 ओम्स आ गया। अब इस तरह का जो है 4 रेसिस्टर्स दिया है ना, इस तरह का कितना रेसिस्टर्स दिया है, इस तरह का 4 रेसिस्टर्स दिया है ना। चलो 4 रेसिस्टर को सॉल्व करो। 4 रेसिस्टर्स दिया है, इस तरह के 4 रेसिस्टर्स दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 1 ओम्स,
इस तरह से चारों का वैल्यू क्या आएगा 1 ohms, इस तरह से चारों का वैल्यू हो गया 1 ohms। तो 1 RS इक्वल टू सीरीज हो गया भैया। जब सीरीज हो जाएगा तो क्या होगा 1 + 1 + 1 + 1 ohms इज इक्वल टू 4 ohms हो गया। तो RS इज इक्वल टू हो गया 4 ohms। ठीक, 4 ohms आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। और जो भी बच्चे जिसको देख रहे हैं जल्दी से इसको सॉल्व करिए आप। हो गया है, आगे देखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए तो अब इसमें कुछ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है और ओम्स लॉ है। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ तो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 ohms दिया है, ये 2 ohms दिया है, ये 2 ohms, ये 2 ohms और ये 2 ohms। ठीक, ये A, B, C, D और ये E, इस रेजिस्टर्स का वैल्यू आपको यहां पर बताना है। कहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस BC और सेकंड में अक्रॉस A, BC और A में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो बताओ तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ। कोई भी बच्चा देख रहा है तो जल्दी बताओ तो इसको कैसे निकालेंगे। तो BC के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये फिगर ऐसे बनाएंगे, ये 2, ये 2 और ये 2। तो यहाँ पर एक काम करो कि जोर से बैठ जाओ, जोर से बैठ गया, जोर से बैठ गया, फैल गया। ये हो गया 2 ohms और ये नीचे हो गया 2 ohms। तो ये कैसे आ गया, सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया। इसका मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ohms और नीचे हो गया 2 ohms। अब इसको सीरीज में ले आओ, सॉरी सीरीज नहीं, इसको क्या ले आएंगे, पैरेलल में ले आएंगे। इसको पैरेलल में ले आएंगे तो क्या होगा, 1/RP का फॉर्मूला क्या होता है, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2, 6 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3/4, 0.75 ohms। ये आ गया 0.75 ohms। ठीक, 0.75 ohms आ गया। अब हमको AE का भी निकालना है, तो ये वाला वैल्यू हो गया, ये वैल्यू को कट के कितना आया 0.75 ohms। ठीक, ये आ गया। अब इसके साथ ये है, ये नीचे हिस्सा, यहाँ पर क्या है B है और यहाँ पर A है, ये हो गया 2 ohms। फिर यहाँ पर क्या हो गया, E हो गया, ये हो गया 2 ohms। ठीक, अब एक काम करो कि ये दोनों को तुम ऐसे सीधा कर दो, मतलब ये और ये, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। 2 ohms 0.75 ohms और ये आ गया 2 ohms। तो सीरीज रेजिस्टेंस में ले आएंगे तो 2 + 0.75 + 2 इज इक्वल टू 4.75 ohms आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में, वेरी गुड। आगे देखा जाए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो BC के बीच में कितना आया, BC के बीच में आया 0.75, इसके बीच में कितना आया, इसके बीच में आया 4.75 ohms। तो ये आ गया आंसर, इसको नोट करें और आगे देखिए। हो गया है, सभी बच्चे नोट कर लिए। अब ओम्स लॉ देख लिया जाए थोड़ा सा। चलो ओम्स लॉ देखते हैं हम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताया, ओम्स लॉ कि एट कांस्टेंट वोल्टेज, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference across the circuit is directly proportional to the current flowing across the circuit। ठीक है, अक्रॉस द सर्किट में जो है, मतलब ये बताया कि
ये भी है, ये आई है, ठीक। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप क्या बताता है, वी आई ग्राफ का स्लोप जो है ये क्या बताता है, स्लोप। तो वी एंड आई ग्राफ स्लोप, वी एंड आई ग्राफ स्लोप indicates the रेसिस्टेंस। वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो रेसिस्टेंस बताता है। क्या बताता है, रेसिस्टेंस बताता है। इसको ऐसे करके डिनोट करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R लगाएंगे। तो V इज इक्वल टू I इंटू R लिखेंगे, where R is constant, R is constant and R is रेसिस्टेंस। R जो है कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसका यूनिट होता है ओम्स, ठीक। इसका यूनिट होता है ओम्स। तो नोट कर लेंगे, समझ गए, हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में पूछता है कि V और I ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या डिनोट करता है, तो रेसिस्टेंस डिनोट करता है, ठीक है। V ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा। देखो V ज्यादा तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। V ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। हो गया, आगे बताएं, आगे हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट when a potential difference of 20 volt, when a potential difference of 20 volt is flowing across the circuit, across the circuit of resistance of 5 ohms। चलिए बताना है करंट कितना होगा। तो क्या करेंगे, बस ओम्स लॉ को लगाएंगे। क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V दिया हुआ है 20 वोल्ट, I नहीं दिया है, रेसिस्टेंस दिया 5 ओम्स। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 एम्पियर आएगा करंट आएगा 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर आएगा, ठीक। करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। करंट कितना आया, 4 एम्पियर, ठीक। करंट 4 एम्पियर आया है, ठीक। अब क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, इसको निकालना है, ठीक है। इसको नोट कर लिए। अब यहां पर हम लोग को लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस में क्या लिखेंगे, पहला नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तीसरा क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल के रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो सीधा अच्छा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लिखेंगे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो आप सीधा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़े हो ना आप लोग, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी है, जिसको हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो, RHO, रो। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, जिसको हम लोग कहेंगे L। और रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसको हम लोग ए कहते हैं। ठीक, तो ये आया हम लोगों का रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर पे। ठीक है, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। नोट करेंगे इसको। हो गया है, सभी बच्चे नोट कर लिए जल्दी से। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। हो गया है, हो गया है सभी बच्चों का, हो गया। आगे देखें, चलिए जल्दी 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 से थोड़ा नोट कर लीजिए। अब हम लोग को समझना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? चलिए नोट करो इसको। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब एक चीज टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर। क्या इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर कहा है, तो इसमें जो कुछ फॉर्मूला होता है यूज होता है, आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर और पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये चार फॉर्मूला है आपको जो आपको लर्न करना है। तीन फॉर्मूला है, मेनली तीन फॉर्मूला है, जिसमें से क्या क्या चीज डिनोट करता है? पी फॉर होता है इलेक्ट्रिक पावर, पी फॉर इलेक्ट्रिक पावर, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई फॉर इलेक्ट्रिक, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट और टी फॉर, टी नहीं है, सॉरी टी नहीं है इसमें, क्या है? V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और R फॉर रेसिस्टेंस। ये सारे फॉर्मूला यूज होते हैं इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि पावर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हैशटैग बना के ये लिखेंगे, इन दिस फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला पावर इज ऑलवेज इन वाट। पावर जो है हमेशा वाट में होगा, किलोवाट में नहीं होगा। एक चीज ध्यान देना, किलोवाट में नहीं होगा। अच्छा, ये आपको पता है कि 1 किलोवाट में 1000, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, तो लेकिन इन तीनों फॉर्मूला में आपको पावर जो है होगा हमेशा किसमें होगा? वाट में होगा, वाट में, वाट। चलिए वाट लगाना, वही वाट में होगा, तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए और क्वेश्चन चलिए एक आ गया कि कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट when a heater of 500 watt operates through a 200 वोल्ट सप्लाई। 200 वोल्ट सप्लाई पे जब काम कर रहा है तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कितना होगा। सभी बच्चे बहुत जल्दी बताएंगे। तो क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसमें पहले गिवन लिख लो। फॉर्मूला तो 3 होता है ना, फॉर्मूला यहां लिख दें। चलो लिख देते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। ये 3 फॉर्मूला होता है। अब गिवन क्या क्या है इसमें? गिवन क्या है लिखो पहले। पावर कितना दिया है? पावर इज गिवन एज 500 वाट, वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट और पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट आई कितना होगा। तो रिलेशन कौन सा लगाएंगे? सिंपल वाला, एकदम सिंपल, पहला आई वाला आ गया। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई लगाएंगे। पावर दिया है 500, वोल्टेज दिया है 200 इंटू आई। ये 0000 खत्म। 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो करंट कितना आया? 2.5 एम्पियर। करंट 2.5 एम्पियर आ गया। हो गया, इसको जल्दी से नोट करिए आप। हो गया,
हो गया है? हो गया है? चलिए आगे देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसी पे देख लेते हैं। इसी पे चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज कर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा है कि कैलकुलेट द रेसिस्टेंस when a geyser of 750 watt operates for a supply of 250 वोल्ट 250 वोल्ट पे सप्लाई कर रहा है, तब आपको बताना है कि इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। तो P इज इक्वल टू 750 वाट और V दिया हुआ है यहाँ 250 वोल्ट और कहा है कि रेसिस्टेंस कितना होगा। तो रेसिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। P इज इक्वल टू लगा देंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो P का वैल्यू क्या है 750, V का वैल्यू क्या है 250 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ठीक, तो 750 इंटू R इज इक्वल टू 250 इंटू 250। तो R इज इक्वल टू 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 750। ठीक, ये और ये खत्म हो गया 3। तो R इज इक्वल टू 250 बाई 3 इज इक्वल टू 83.33 ओम्स। आ गया आंसर। ठीक, नोट करिए इसको। हो गया? हो गया सभी बच्चों का? हो गया ये? चलिए आगे देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल पावर by an electrical devices, by an electrical appliances consumed in a time of 1 second। हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ठीक, 1 जूल इज इक्वल टू 1 सेकंड लिख सकते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ठीक है, 1
व्हाट इज 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि 1 क्या लिखे हैं, 1 जूल ना, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हो गया ना। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक चीज थोड़ा समझना है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हम लोग जो घर में बिजली यूज कर रहे हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ क्या बताएं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो होता है किलोवाट आवर, KWH, एंड इट्स कॉल्ड एज किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक, अच्छा अब ये आया कैसे समझो, देखो E इज इक्वल टू होता है P इंटू टी। इलेक्ट्रिक पावर को ले लो 1000 वाट ले लो, इंटू क्या कर सकते हैं, अच्छा पावर को तुम सीधा ले लो, पावर को क्या ले लोगे 1 किलोवाट इंटू 1 आवर ले सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है 1000 वाट इंटू 1 आवर का मतलब क्या होगा 60 इंटू 60 सेकंड। 60 इंटू 60 सेकंड कितना आ गया 3650 आ गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं जूल, इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करके 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या आया कि 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, क्या है रौनक सिंह, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक, और हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल लिख सकते हैं। ठीक, नोट करेंगे इसको। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते समय हम लोग उसको हमेशा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में लेते हैं। अच्छा 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे जैसे दिया हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए हाउसहोल्ड मतलब कुछ घरों में जब हाउसहोल्ड में मतलब घर में जब बिजली हम लोग खपत करते हैं, जो घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका क्या, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी at the rate of ₹5.50 per unit of the following appliances, for the following appliances। जो बिजली की चीजें हैं जो हम लोग घर पे जला रहे हैं उसका कितना टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है सर, ठीक है, तो उसको कैसे कर, जैसे कि मान लो ये दिया हुआ है 20 फैन फॉर 10 आवर्स, 24 फैंस फॉर 10 आवर्स ये जल रहा है। 1 फ्रिज फॉर 5 आवर्स, एक फ्रिज 5 घंटे चल रहा है। सी दिया हुआ है 1 टीवी, एक टेलीविजन, टीवी दिया हुआ है 2 टेलीविजन, मान लो 2 भाई का है। ठीक है, मान लो पापा मम्मी अलग टीवी देख रहे हैं और लड़के बच्चे अलग देख रहे हैं, तो 2 टीवी फॉर 6 आवर्स
और डी नंबर दिया हुआ है टू बल्ब ऑफ 100 वाट, 2 बल्ब ऑफ 10 वाट फॉर मान लो 20 आवर्स, ठीक है 20 आवर्स। अच्छा ये सब जो दिया हुआ है 20 फैंस फॉर 20 आवर्स एट द रेट ऑफ, मान लो दिया हुआ है 60 वाट, ये दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 500 वाट, ठीक है 500 वाट, ये दिया हुआ है एट द रेट ऑफ मान लो 100 वाट, और ये दिया हुआ है 10 वाट का। इसका आपको टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉस्ट निकालना है। तो चलो निकाला जाए हम लोग। ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ये क्वेश्चन समझा मतलब सब कुछ समझ में आ गया। चलो सॉल्व करें। चलो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो दिया हुआ है 20 फैन, 6 फैन। चलो फैन को सॉल्व करो। फैन कितना दिया 20, E इज इक्वल टू P इंटू T। पावर कितना दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है 60 वाट, तो 60 डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा ये वाला फॉर्मूला में जहां भी हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे E इंटू P इंटू T, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और यहाँ पर जो मतलब इलेक्ट्रिक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे वो किलोवाट आवर में होता है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में होता है। तो 20 फैंस है, किलोवाट में हो गया, 60 वाट है तो किलोवाट में चेंज कर दिए, 10 आवर्स के लिए दिया है, और 20 फैंस है, ठीक। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 0 कैंसिल हो गया, 3 6 2 12 किलोवाट आवर आ गया। चलो हो गया, ये आ गया 12 किलोवाट आवर। दूसरे का सॉल्व करो। दूसरा क्या है, वन फ्रिज दिया। चलो फ्रिज को सॉल्व करो। फ्रिज को सॉल्व करिए भाई, सब लोग सॉल्व करिए। तो फ्रिज का क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू P इंटू T। पावर कितना है, पावर फ्रिज का दिया है 500 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 दिया है, और 1 फ्रिज है डिवाइडेड बाय 1000। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, तो 5/2 का मतलब हो गया 2.5 किलोवाट आवर। फिर क्या दिया है, 2 TB दिया है, 2 TB दिया हुआ है, तो E इज इक्वल टू P इंटू T। पावर कितना है, पावर दिया हुआ है 100 वाट, 100 डिवाइडेड बाय 1000। टाइम कितना दिया है 6 आवर, इंटू 2 है 2, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1.2 किलोवाट आवर, ठीक है 1.2 किलोवाट आवर हो गया इसका। चलिए हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, 2 बल्ब, क्या लिखा है 2 बल्ब, तो 2 बल्ब दिया, E इज इक्वल टू P इंटू T। तो पावर कितना दिया है 10 वाट, 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 20 इंटू 2, ठीक। ये 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 4/10 का मतलब हो गया 0.4 किलोवाट आवर हो गया। चलिए हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसके आगे टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना होगा तो कितना कितना होगा, 12 किलोवाट आवर, फिर 2.5, फिर 1.2, फिर 0.4, प्लस कर दो सबको, टोटल आ गया। टोटल के लिए प्लस कर देंगे तो ये आएगा 7 4 11 कैरी 1, तो 5 और 1 6, 4 5 1 6, और ये हो गया 1, तो ये आ गया 16.1 किलोवाट आवर, 16.1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि एट द रेट ऑफ रुपीज 5.50, एट द रेट ऑफ रुपीज 5.50, तो कितना आया, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है 16.1 किलोवाट आवर इंटू 5.50, ठीक है, इंटू 5.50। देखो ये आया 16.1 और इंटू 5.50, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर लो 16.1 और 5.50, तो इंटू कर लो 0 0 0, ये हो गया 5 6 5 30 कैरी 3 8, फिर हो गया ये 805। अब सॉल्व कर दो, 05588, ठीक। ये आ गया यहाँ, मतलब ये आ गया आपको रुपीज 88.550 पर डे,
अब आपको चाहे इसमें मंथली पूछेगा, यदि यू हैव फाइंड द मंथली मान लो कभी कभी पूछ लेता है मंथली यदि आप लोगों को पूछेगा तो क्या करेंगे, मंथली पूछेगा तो क्या करेंगे आप 88.550 का 30 से इंटू कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या चीज का डाउट है, क्या नाम है? रौनक सिंह। आप कहां से हैं भाई? रौनक सिंह आप कहां से हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बता दो, इसके लिए सीबीएसई से पेपर लीक करवाना पड़ेगा। अब सीबीएसई से पेपर लीक करा दे हम तभी तो बता सकेंगे। सीबीएसई से पेपर लीक कराया जाएगा तभी तो बताया जा सकेगा ना। हो गया ये, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ गया आपके पास क्या आएगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ, रिवीजन के उसमें बताया गया है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के, हम पहले ही बता चुके हैं। 40 क्वेश्चंस बताया गया, आप जाओ प्लेलिस्ट में देखो, उसमें है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में चेक करो, उसमें बताया गया, आप चेक करो। ये तो हम सिर्फ चैप्टर्स का रिवीजन करवा रहे हैं ना, चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग सबसे बड़ी गंदी चीज क्या है ना कि प्लेलिस्ट में नहीं जाते हो। प्लेलिस्ट में जाओ ना किसी चैनल के, आप देखो क्या भरमार लगा है, आप देखो उसमें क्या लगा है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें अभी 3-4 दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी के 40 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बनाए हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाओ, इलेक्ट्रिसिटी का देखो पूरा क्लास 10 होगा, क्लास 10 साइंस लिखा होगा, क्लास 10 साइंस का लिस्ट खोलो, देखो पूरा इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कंपाउंड, लाइट पूरा लगा है। आप उसको एक बार थोड़ा सा देखो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में दिया हुआ है, तो H = I² × R × T। इसमें ये बोला है कि when any electrical appliances operates for some time, when any electrical appliances operate for some time, it gets heated and becomes hotter। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब यदि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कुछ देर तक के लिए हम लोग यदि जलाएंगे तो वो कुछ ना कुछ देर के लिए, कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा। जैसे पंखा, बल्ब, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर चला के छोड़ देते हैं ना, तो कुछ देर बाद देखते हो वो गर्म हो जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में बताया था कि H = उसमें यदि करंट पास होगा, रेसिस्टेंस बनाएगा और कुछ समय के लिए चलेगा, तो वो क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और इस हीट एनर्जी को क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस होगा, इसके क्वांटिटी को जो प्रोड्यूस करने के लिए ही हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? मतलब H is directly proportional to square of the current, H is directly proportional to resistance, H is directly proportional to T। ठीक, टाइम, समझ गए? इसको हम लोग ऐसे करके भी देखो लिख सकते हैं, हम लोग चाहे ना तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं। H is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो H is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² × T। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो I² × R × T, वेयर I = कांस्टेंट, सॉरी I नहीं, R। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, R लगेगा, R कांस्टेंट है। और इस R को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस R को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ये R को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस बोलते हैं। हो गया, इस R को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, इस पे बेस्ड जैसे क्वेश्चंस होता है, कैलकुलेट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस, calculate the heat energy produced when a current of 5 ampere flowing for 3 seconds in 50 ohms resistance, in
मान लो 10 ओम्स रेसिस्टर, 10 ओम्स रेसिस्टर्स में फ्लो करेगा तो कितना होगा? तो क्या लगाएंगे? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो H इज इक्वल टू आई का वैल्यू क्या होगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस कितना होगा? 10 इंटू टाइम कितना होगा? 3 सेकंड। तो सॉल्व कर दो, 25 इंटू 10 इंटू 3, ये आ जाएगा 750 जूल्स। तो इस तरह से इससे ये हमको पता चलेगा कि यदि मान लो 5 एम्पियर वाले फ्यूज में 10 ओम्स का रेसिस्टर फ्लो कर रहा है 3 सेकंड तक के लिए, तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? तो ये 750 जूल्स का हीट एनर्जी फ्लो करेगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। अच्छा, इस फॉर्मूला को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू आर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर को क्या लिखते हैं? आई स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू पी होता है, पी इंटू टी। ठीक, अब यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर देखो पी का और फॉर्मूला कुछ होता है, पी का फॉर्मूला और होता है। पी का 2-3 फॉर्मूला है। पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? पी की जगह क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। और क्या लिखा जा सकता है? P इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। तो इस P के जगह हम लोग आई स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं, P की जगह वी इंटू आई भी लिख सकते हैं, और P की जगह वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में, ये हीट निकालने का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, H इज इक्वल टू पी इंटू टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। इसमें से कोई भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो हम जो बता रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब आप देखना शुरू करिए। हो गया? चलिए आगे देखें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि विच बल्ब हैज मोर रेसिस्टेंस। एक क्वेश्चन आता है कि विच बल्ब हैज मोर रेसिस्टेंस, 60 वाट और 100 वाट। तो कौन से बल्ब का ज्यादा रेसिस्टेंस होगा? इसका कमेंट में आंसर आप बताइए, हम बताते हैं। चलिए बताएंगे कौन से बल्ब का होगा। नॉइज आ रहा है, अब नॉइज नहीं आएगा, नॉइज विल बी कैंसल्ड, अब नॉइज नहीं आएगा। अब इसमें बताना है कि विच बल्ब हैज मोर रेसिस्टेंस, 60 वाट और 100 वाट बल्ब। तो इसमें आप फॉर्मूला यदि यूज करोगे ना, देखो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इस फॉर्मूला से यदि आप चेक करोगे ना, इस फॉर्मूला से यदि आप चेक करोगे, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से चेक करेंगे तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये पावर है, पावर जो है वो इस फॉर्मूला, देखो यहाँ क्या पूछा, पावर, जैसे पावर और रेसिस्टेंस पूछा ना, पावर और रेसिस्टेंस, इसमें रेसिस्टेंस आया नहीं है, ये फॉर्मूला यूज होगा ही नहीं। इस फॉर्मूला में भी रेसिस्टेंस है और इस फॉर्मूला में भी रेसिस्टेंस है। यूज किसको करना है, यूज कौन सा करेंगे, ये वाला कि ये वाला, ये तुमको देखना है। तो आप एक चीज याद रखियो कि हम क्या बोले थे कि डोमेस्टिक वायरिंग जो वायरिंग होता है, डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग पैरेलल रेसिस्टेंस को यूज करते हैं या प्रीफर करते हैं। ठीक है, पैरेलल रेसिस्टेंस इज यूज। ठीक है, तो हम लोग जो है डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जब पैरेलल रेसिस्टेंस को हम लोग यूज करेंगे तो पैरेलल रेसिस्टेंस में क्या चीज होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम का मतलब इसको हम लोग को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट लेके चलेंगे तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये करंट है।
करंट जो होगा डोमेस्टिक वायरिंग में करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट इन डोमेस्टिक वायरिंग। पैरेलल रेजिस्टेंस में डोमेस्टिक वायरिंग में करंट डिफरेंट होता है, तो जो चीज कांस्टेंट होगा उसी को लेके चलना होगा। तो ये जो है ये यहाँ पर भी क्या हो गया, भी हो गया कांस्टेंट। अब जब भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, और पावर कम रेजिस्टेंस ज्यादा। क्या पूछा, विच हैज मोर रेजिस्टेंस? मोर रेजिस्टेंस के लिए पावर का कम होना जरूरी है। 60 वाट, 60 वाट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप थोड़ा सा एक थोड़ा चीज सिखाते हैं आपको। चलो, ये जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप ये बता सकते हो 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई बता सकते हो, इसका मल्टीप्लीकेशन आप बता सकते हो, इसका बता सकते हो, मल्टीप्लाई विद इन सेकंड्स में कोई भी बच्चा बता सकता है। 71 का मल्टीप्लाई बता सकते हो। चलो एक ट्रिक सिखा देते हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं ट्रिक को सीख लो। 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो फिर लिख दो 5 4 3 2 1, उल्टा उल्टा आ गया। अब यदि इस तरह से आप देखोगे 1 1 1 1 1 1 कितनी बार है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3, तो 3 2 1 उल्टा। इस तरह से आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसी तरह से इस ट्रिक को देखिए, आप समझिए, बहुत इजी है। आप क्या करोगे, 5 5 जो 25 कर दो, इस नंबर को आगे बढ़ा दो, 7 6 जा 42 हो गया, 7 6 जा 42 हो गया। इसी तरह से यदि 75 और 75 का करना होगा तो क्या करेंगे, 5 5 जा 25, ये 7 को 8 बढ़ा देंगे, ऊपर 8 आगे बढ़ा देना, 8 7 जा 56, ठीक है, 8 7 जा 56। इसमें क्या करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब क्या करोगे इस तरह के ट्रिक में, 7 + 7, देखो 1 1 जा 1, फिर 7 + 7 को ऐड कर लो, 14 4 कैरी 1, 7 7 जा मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49, और 1 इसमें ऐड कर देंगे 50, तो 5041 हो गया। इसी तरह से 61 को करना होगा तो 1 1 जा 1, 6 + 6 12 कैरी 1, 6 6 36 और 1 37। इसी तरह से आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये सब एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ा जाए। अब आगे में और एक क्वेश्चन अब हम लोग चलो देखते हैं कि why the heating devices are made up of why the heating devices are made up of alloy rather than a pure metal, ठीक है। हीटिंग डिवाइसेस एलॉय का क्यों बनता है, प्योर मेटल का क्यों नहीं बनता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका क्या रीजन लिखेंगे, तो पहले तो कोई भी हीटिंग डिवाइसेस एलॉय का बनता है, प्योर मेटल का नहीं बनता है, बिकॉज क्या लिखेंगे, एलॉय हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख लो, एलॉय हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एलॉय का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा, एलॉयज हैव लो रिएक्टिविटी, ठीक है। ये ऐसे सीधा लिख लो, लो रिएक्टिविटी की बजाय ऐसे लिख लो, it do not oxidizes at high temperature, ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, ये डू नॉट ऑक्सीडाइजेस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। एलॉयज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये डू नॉट ऑक्सीडाइजेस एट हाई टेम्परेचर। और थर्ड नंबर लिखेंगे डू नॉट ऑक्सीडाइजेस एट हाई टेम्परेचर, और इट
इट हैज लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, जिसके कारण एलॉयज को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट ऑक्सीडाइजेस एट हाई टेम्परेचर, और लो रिएक्टिविटी होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में, एलॉय का बनाते हैं, नॉट अ प्योर मेटल, ठीक है। अब उसके बाद इसमें और एक होता है बल्ब या फ्यूज। क्या है? फ्यूज, ठीक है। क्या है? फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस which helps to prevent the overflow of the electric current, which prevents the overflow of the electric current, ठीक है। तो जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर का कुछ स्पेशलिटी होता है, फ्यूज वायर का कुछ स्पेशलिटी होता है, स्पेशलिटी, और इसके स्पेशलिटी में सबसे पहला क्या आता है? इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, वही एलॉय वाला, एलॉय का ही बनता है, मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का ही बनता है, और डू नॉट ऑक्सीडाइजेस एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हो गए क्वेश्चंस आपके, ये सारी चीजें क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट समझिए और इसको आप पढ़िए। जितने भी टॉपिक्स को आपको हम बताए हैं उसको आप अच्छे से समझिए, और ये हम लोगों का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन हो गया। तो ये हो गया हम लोग का द एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके बाद ये हो गया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और शेयर कीजिए अपने लोगों के बीच में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी में स्कोर कर सकें, ठीक है। तो हम लोगों का ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का लाइव सेशन था आज हम लोगों का। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग का ये क्या था? इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम टॉपिक्स, वन शॉर्ट कंप्लीट लेक्चर, ठीक। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम डेली आकर आपको कोई ना कोई एक मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको फुल्ली आपको रिवीजन करेंगे। और जितने भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी बच्चों से एक चीज कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, चैनल का प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर्स बहुत ज्यादा लेंथी में एक्सप्लेनेशन हम किए हैं, एक एक चैप्टर 10 घंटे 12 घंटे में एक्सप्लेनेशन, आप जाओ आपको बिल्कुल मजा आएगा। और आप लोगों का जो भी चैप्टर्स उसमें अपलोड नहीं है वो अपलोड भी हो जाएगा, और आप लोग हमारे एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक करो क्या क्या कंटेंट है, आपको बहुत मजा आएगा। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशंस।